नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, हाल ही में आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की परीक्षा हुई है। इस परीक्षा में ज्योग्राफी खंड से, भूगोल खंड से काफी प्रश्न आए हैं। इन प्रश्नों के क्या उत्तर हो सकते हैं और उनकी क्या व्याख्या होगी, इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो को आपके सामने लेकर के आए हैं। तो चलिए ज्योग्राफी खंड की शुरुआत करते हैं। ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्नों को, भूगोल से संबंधित प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। जो एक प्रश्न आपसे पूछा गया है वो है, विश्व में किन्हीं दो देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किन के मध्य है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी चिली और अर्जेंटीना, ऑप्शन सी चीन और भारत, ऑप्शन डी कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन। किन्हीं दो देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा का आपको उल्लेख करना है। तो चलिए इसको नक्शे के माध्यम से देखते हैं। विश्व में किन्हीं दो देश जो सबसे अधिक लंबी सीमा साझा करते हैं, जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा है। आप इनकी सीमा को इस प्रकार से देख सकते हैं कि किस प्रकार से चौतरफा फैली हुई है, और दोनों देश 8,890 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा रूस और कजाकिस्तान 6,846 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, और वहीं चिली और अर्जेंटीना 5,308 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। भारत और चीन 3,488 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। तो जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन है, सुमेड़ पाइपलाइन यूरोप को जाने वाले फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नौभार शिपमेंट के लिए एक रणनीतिक मार्ग है। दूसरा कथन है, सुमेड़ पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपका ऑप्शन ए है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। और ऑप्शन डी है, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। अगर हम इसकी व्याख्या को जानने का प्रयास करें तो एक नक्शे के माध्यम से भी हम दोनों की अवस्थिति देख सकते हैं। लाल सागर में सुमेड़ पाइपलाइन की अवस्थिति को हम देख सकते हैं। कहां पर है ये सुमेड़ पाइपलाइन की अवस्थिति है? और आप जानते हैं कि लाल सागर को मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर से स्वेज कैनाल भी जोड़ती है, और ये स्वेज कैनाल की स्थिति है, और यहां पर ये सुमेड़ पाइपलाइन है। तो इसी के बारे में ये प्रश्न पूछा गया है। स्वेज नहर और सुमेड़ पाइपलाइन फारस की खाड़ी के कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी नौभार हेतु यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के लिए एक रणनीतिक मार्ग है, एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसकी। मिस्र में स्थित है स्वेज नहर, और लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, और यह एक महत्वपूर्ण चौक पॉइंट है क्योंकि इसके माध्यम से बड़ी मात्रा में ऊर्जा संबंधी माल का नौवहन होता है। तो इस प्रकार से कथन 1 और कथन 2, कथन 1 सही है और जो कथन 2 है वो कथन 1 की एकदम बिल्कुल सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका कथन है, 1 लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है। कथन 2 है, लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। चलिए इसकी भी थोड़ी सी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। और अभी हमने एक नक्शे में भी देखा था, ये लाल सागर है। तो लाल सागर मिस्र के स्वेज से, अभी हमने मिस्र की स्वेज नहर की स्थिति देखी थी, तो मिस्र के स्वेज से दक्षिण पूर्व की ओर लगभग इसकी जो दूरी है वो लगभग 1200 मील के आसपास है। यानी ये बैठेगी 1200 मील के आसपास की दूरी बैठेगी, 1930 किलोमीटर के आसपास ये दूरी बैठेगी। और बाबल मंडेब जल डमरू मध्य तक विस्तृत जल की एक संकरी पट्टी है। ये बाबल मंडेब है जो कि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। ये अदन की खाड़ी की स्थिति है, और फिर ये बाद में लाल सागर अदन की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर से जुड़ जाता है। लाल सागर क्षेत्र में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है। हालांकि प्रागैतिहासिक कलाकृतियों से संकेत मिलता है कि कभी यहां अधिक मात्रा में वर्षण भी होता था।
इस प्रकार से जो कथन एक आपको दिया है ये बिल्कुल सही है। अभी बहुत कम वर्षण सामान्य तौर से यहां पर होता है। नदियों में से कोई जल लाल सागर में प्रवेश नहीं करता है और वर्षा कम होती है, लेकिन वाष्पीकरण की हानि प्रतिवर्ष 80 इंच से अधिक वाष्पीकरण की हानि होती है। अदन की खाड़ी से बाबल मंदेप जल डमरू मध्य के पूर्वी चैनल के माध्यम से एक अंतर्वाह द्वारा बनाई जाती है और इस प्रकार से कथन 2 इसमें सही हो जाता है। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन यहां पर सही दिए गए हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले रेल इंजन यानी लोकोमोटिव, ऑप्शन बी जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले जहाज, ऑप्शन सी अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण, ऑप्शन डी जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र। चलिए इसकी व्याख्या जानने का प्रयास करते हैं और क्या इसका उत्तर होगा। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा स्रोत विद्युत संयंत्रों और अन्य औद्योगिक सुविधाओं द्वारा जीवाश्म ईंधन का दहन है। सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन के छोटे स्रोतों में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, जैसे अयस्क से धातु निष्कर्षण जैसी औद्योगिक प्रक्रियाएं, ज्वालामुखी जैसे प्राकृतिक स्रोत, रेल इंजन, जहाज और अन्य वाहन एवं भारी उपकरण जो उच्च सल्फर सामग्री वाले ईंधन का दहन करते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र वस्तुतः सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है। चलिए आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन है, पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी यानी इनकमिंग सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। दूसरा कथन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपका पहला कथन है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। ऑप्शन डी है, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। चलिए इसकी व्याख्या जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इसमें कौन सा कथन सही होने वाला है। तो इसकी व्याख्या यह है कि आप जानते हैं कि अन्य सभी गर्म वस्तुओं की तरह पृथ्वी भी ऊष्मा उत्सर्जित करती है। इसे पार्थिव विकिरण के नाम से जाना जाता है। लघु तरंगों के माध्यम से आने वाली सौर विकिरण को सूर्यातप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्यातप कहा जाता है। विकिरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सौर ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है और साथ ही पृथ्वी बाह्य अंतरिक्ष में ऊर्जा खो देती है। वायुमंडल लघु तरंगों के लिए पारदर्शी एवं दीर्घ तरंगों के लिए अपारदर्शी होता है, इसलिए पृथ्वी की सतह से निकलने वाली ऊर्जा अर्थात पार्थिव विकिरण आगामी सौर विकिरण अर्थात सूर्य तप की तुलना में वायुमंडल को अधिक गर्म करती है और इस प्रकार से कथन 1 गलत हो जाता है क्योंकि यहां पर उल्टा कथन दिया हुआ है। दीर्घ तरंग विकिरण वायुमंडलीय गैसों विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और इस प्रकार से कथन 2 सही हो जाता है। तो कथन 1 सही नहीं है और कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न को देखते हैं और आज का आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन है, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक होती है। कथन 2 है, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है और कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। ये आपका ऑप्शन है डी। चलिए इसकी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं और व्याख्या इसकी ये है कि क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, आप जानते हैं, और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई ध्रुवों के पास यह लगभग 8 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये विस्तृत होती है।
भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल सबसे मोटा है तथा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बहुत पतला है और इस प्रकार से कथन 1 सही हो जाता है। क्षोभ मंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है क्योंकि प्रबल संवहन धाराओं द्वारा ऊष्मा को बहुत ऊंचाई तक ले जाया जाता है, इसलिए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है ज्वलखंडाश्मी यानी पायरोक्लास्टी मलबा, दूसरा राख और धूल, तीसरा नाइट्रोजन यौगिक और चौथा सल्फर यौगिक। उपरोक्त में से कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद हैं? आपको ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी सभी 4। आपको संख्या बतानी है कि कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद हैं। ज्वालामुखीय खतरा किसी भी संभावित खतरनाक ज्वालामुखीय प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो मानव जीवन, आजीविका या बुनियादी ढांचे को क्षति पहुंचाने के जोखिम में डालता है। अगर हम इसके आगे के कथनों को देखें, आगे की व्याख्या को देखें, तो वो इस प्रकार से जाएगी कि ज्वालामुखी के आसपास के क्षेत्र लावा प्रवाह, ज्वलखंडाश्मी प्रवाह, लहर और भूस्खलन या मलबे का हिमस्खलन आदि से प्रभावित होता है। ज्वालामुखी गतिविधि से अन्य खतरे भी उत्पन्न होते हैं जो ज्वालामुखी से दूर स्थित क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, जैसे भस्मपात या टेफ्रा और गैस का उत्सर्जन। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान उत्सर्जित गैस अणुओं में से 99% जलवाष्प यानी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं। शेष 1% हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड और अन्य छोटी गैसों की अल्प मात्रा से बना होता है। ज्वालामुखी प्रत्यक्ष तौर पर नाइट्रोजन के उपयोगी रूप निष्कर्षित नहीं करते हैं। उद्गार के दौरान होने वाली तीव्र गतिविधि से आकाशीय विद्युत गिरने की संभावना हो सकती है। ये आकाशीय विद्युत वायुमंडल में नाइट्रोजन अणुओं को विघटित कर देते हैं, जिससे नाइट्रोजन परमाणु अन्य तत्वों के साथ मिलकर उपयोगी नाइट्रोजन यौगिक बनाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखें तो ज्वालामुखी उद्गार के सभी उत्पाद हैं, यानी सभी 4 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि आपसे परीक्षा में पूछा गया है और वो प्रश्न है, जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्रों यानी आइसोथर्मल मैप से प्राप्त कौन सा या कौन से निष्कर्ष सही है या है? पहला है समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। दूसरा कथन है शीत महासागरीय धाराओं गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अपवाह ड्रिफ्ट की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल बनाती है और समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर आप बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। समताप रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी दिए गए समय पर या किसी दी गई अवधि में समान तापमान वाले बिंदुओं को जोड़ती हैं। इन रेखाओं का उपयोग मौसम विज्ञान एवं जलवायु विज्ञान में भौगोलिक प्रदेशों में तापमान वितरण का आकलन करने के लिए किया जाता है। जनवरी में समताप रेखाएं महासागरीय क्षेत्रों के ऊपर उत्तर की ओर एवं महाद्वीपीय क्षेत्रों के ऊपर दक्षिण की ओर विचलन करती हैं। ऐसा उत्तरी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र में देखा जा सकता है और इस प्रकार से कथन 1 सही हो जाता है। उष्ण महासागरीय धाराओं जैसे उष्ण महासागरीय धाराओं गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अपवाह ड्रिफ्ट की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर को उष्ण बनाती है तथा समताप रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर विचलन करती हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर ये दक्षिण की ओर विचलन करती हैं तो कथन 2 गलत हो जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। आपसे सही कथन पूछा गया है। चलिए आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में विख्यात हैं? आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अल्जीरिया और मोरक्को, ऑप्शन बी बोत्सवाना और नामीबिया, ऑप्शन सी कोटे डी आइवर और घाना, ऑप्शन डी मेडागास्कर और मोजाम्बिक। यह आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोटे डी आइवर और घाना। कोटे डी आइवर और घाना 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक देश हैं जिनकी वैश्विक कोको उत्पादन में लगभग 60% की हिस्सेदारी है और इसके बाद 9% उत्पादन के साथ
इक्वाडोर दूसरे स्थान पर है। तो इक्वाडोर का दूसरा स्थान आता है। आज का अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आपसे परीक्षा में पूछा गया है और यह है पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है। आपको अनुक्रम का सही अनुक्रम बताना है। आपके ऑप्शन है ए घाघरा गोमती गंडक कोसी, ऑप्शन बी गोमती घाघरा गंडक कोसी, ऑप्शन सी घाघरा गोमती कोसी गंडक, ऑप्शन डी गोमती घाघरा कोसी गंडक। एक मैप के माध्यम से इसके उत्तर को देख लेते हैं। ये गंगा का प्रवाह है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से है और इसमें उत्तर से किस प्रकार का क्रम रहेगा। सबसे पहले गोमती इसमें मिलेगी, उसके बाद घाघरा मिलेगी, उसके बाद गंडक मिलेगी और उसके बाद कोसी मिलेगी। तो उत्तर क्या होगा, गोमती घाघरा गंडक कोसी। तो गोमती घाघरा गंडक कोसी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके कथन क्या है। कथन एक है चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है। कथन दो है वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है। ऑप्शन कथन तीन है वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपका ऑप्शन ए है कथन दो और कथन तीन दोनों सही हैं तथा दोनों कथन ए की व्याख्या करते हैं। ऑप्शन बी है कथन दो और कथन तीन दोनों सही हैं किंतु उनमें से केवल एक कथन ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन सी है कथन दो और कथन तीन में से केवल एक सही है और वह कथन एक की व्याख्या करता है। ऑप्शन डी है न तो कथन दो और न ही कथन तीन सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसके उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। अगर हम अपक्षय के बारे में सामान्य चीजों को जान ले। अपक्षय एक ऐसा पद है जो सामान्य प्रक्रिया का वर्णन करता है, उस सामान्य प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर शैल विघटित होकर अवसाद, चिकनी मिट्टी, मिट्टी और जल में वियोजित पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। अपक्षय जैविक, रासायनिक या भौतिक हो सकता है। वर्षा और तापमान शैलों के अपक्षय की दर को प्रभावित कर सकते हैं। अधिक वर्षा से रासायनिक अपक्षय की दर बढ़ जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शैलें प्रचुर वर्षा और गर्म तापमान के संपर्क में आते हैं जो ठंडे शुष्क क्षेत्रों में पाए जाने वाली समान शैलों की तुलना में बहुत तेजी से अपक्षयित होती हैं। इस प्रकार से कथन एक सही हो जाता है। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा के जल में वियोजित हो जाती है जिससे यह थोड़ा अम्लीय हो जाता है। सामान्यतः वर्षा का पीएच लगभग 5.6 होता है। यह थोड़ा अम्लीय होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें वियोजित होकर दुर्बल कार्बोनिक अम्ल बनाती है और इस प्रकार से कथन दो भी सही हो जाता है। जब वर्षा का जल शैल में विद्यमान खनिजों के संपर्क में आता है तो एक अभिक्रिया हो सकती है जिससे अपक्षय होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच सामान्य तौर पर 4.2 और 4.4 के बीच होता है। ऑक्सीजन आपातित वर्षा जल से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। यह वियोजित जल के अणु में विद्यमान ऑक्सीजन के समान नहीं है। वायुमंडल के संपर्क के कारण सभी वर्षा जल और सतही आपूर्ति में वियोजित ऑक्सीजन विद्यमान होती है, अतः कथन तीन सही है। वर्षा जल में आमतौर पर सभी प्रकार के विलयित ठोस पदार्थ नहीं होते, लेकिन इसमें विलयित गैसें जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होती हैं, जिसके कारण इसका पीएच मान लगभग 5.5 या उससे कम होता है। उपर्युक्त से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कथन दो और कथन तीन दोनों सही हैं तथा कथन ए की व्याख्या करने में सक्षम है। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न आपका क्या है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे और रूस। उपर्युक्त में से कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है। केवल एक, केवल दो, केवल तीन और सभी चार। चलिए इसके उत्तर को नक्शे के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये नॉर्दर्न सी है, इसकी अवस्थिति है। यहाँ पर नॉर्वे है, यहाँ पर स्वीडन है और इसके इधर यहाँ पर बाल्टिक सागर से लगता हुआ फिनलैंड की सीमा है। तो फिनलैंड नॉर्वे से नहीं लगता। इसी प्रकार से रशिया की अवस्थिति भी इधर पड़ेगी, वो भी बाल्टिक सागर से सीमा साझा करता है लेकिन नॉर्दर्न सी से सीमा साझा नहीं करता। जर्मनी नॉर्दर्न सी से सीमा साझा करता है और इसके अलावा नॉर्वे
भी सीमा साझा करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 2, यानी ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। तो यहां पर आपके सामने जलप्रपात दिए हैं, जलप्रपात के सामने क्षेत्र दिए हैं और नदी दी गई है। तो जलप्रपात कौन सा है? धुआंधार। कौन से क्षेत्र में बात हो रही है? मालवा में। और नदी कौन सी है? नर्मदा पर पड़ता है। दूसरा जलप्रपात है हुंडरू। क्षेत्र कौन सा दिया है? छोटा नागपुर। और नदी कौन सी दी है? स्वर्णरेखा। तीसरा जलप्रपात कौन सा दिया है? गेरसोप्पा। क्षेत्र कौन सा दिया है? पश्चिमी घाट। नदी कौन सी दी है? नेत्रवती। उपर्युक्त सूचना में से कितनी पंक्तियां सही सुमेलित है? आपको सही बताना है कि कितनी सही सुमेलित है। आप जानते हैं कि भारत के हृदय में शक्तिशाली नर्मदा द्वारा अपर्दित भेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टानों तथा मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में धुआंधार जलप्रपात स्थित है। तो ये नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात स्थित है। मालवा का जो क्षेत्र है वो पश्चिम मध्य उत्तरी भारत का क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य के पश्चिमी भाग में ज्वालामुखी पठार पर स्थित है। इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश के कौन से जिले पड़ते हैं? जैसे देवास, धार, इंदौर, झाबुआ, मंदसौर, नीमच, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन और गुना तथा सीहोर के कुछ भागों के साथ राजस्थान के झालावाड़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले के कुछ भाग इसके अंतर्गत शामिल हैं। लेकिन इसमें जबलपुर शामिल नहीं है। तो जबलपुर अगर इसके अंतर्गत शामिल नहीं है तो क्योंकि कहां से निकलता है? धुआंधार जलप्रपात की अवस्थिति कहां पर है? जबलपुर में है। जहां सामान्य तौर से आप कह सकते हैं कि नर्मदा का एक उद्गम स्थल है, या आप कह सकते हैं कि धुआंधार जलप्रपात की स्थिति सामान्य तौर से जबलपुर के पास है, जो कि मालवा का क्षेत्र नहीं है। तो इस प्रकार से कथन 1 जो पहला सुमेलन है ये गलत हो जाता है। हुंडरू जलप्रपात रांची में स्वर्णरेखा नदी पर पड़ता है। तो ये बात सही हो गई। अब देखते हैं कि क्या ये छोटा नागपुर पठार पर है। 320 फीट की ऊंचाई से ये जलप्रपात गिरता है और राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। झारखंड का रांची के मुख्य शहर से 43 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जलप्रपात छोटा नागपुर पठार के मनोरम दृश्य को पसंद करने वाले आगंतुकों के लिए आश्चर्य का केंद्र है और इस प्रकार से ये सुमेलन हो जाता है। अब हम तीसरे का देखते हैं। कर्नाटक का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र गेरसोप्पा जलप्रपात, जिसको हम जोग जलप्रपात के नाम से भी इसको जानते हैं। जोग जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में ये स्थित है। ये नेत्रवती नदी पर नहीं बल्कि शरावती नदी पर पड़ता है। शरावती। तो ये पूरी तरह से क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो कितनी पंक्तियां सुमेलित है? केवल एक पंक्ति सुमेलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। यहां पर क्षेत्र दिया है, पर्वत श्रृंखला का नाम दिया है और पर्वत श्रृंखला का नाम देने के बाद पर्वत का प्रकार सामान्य तौर से दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये आपस में सुमेलित है या नहीं। क्षेत्र कौन सा है? मध्य एशिया। पर्वत श्रृंखला का नाम दिया है वोस्जेस। पर्वत का प्रकार दिया है वलित पर्वत। क्षेत्र कौन सा है? यूरोप। पर्वत श्रृंखला का नाम आल्प्स। पर्वत का प्रकार भ्रंशोथ यानी ब्लॉक पर्वत। क्षेत्र कौन सा दिया है? उत्तरी अमेरिका। पर्वत श्रृंखला का नाम दिया है अपलेशियन। पर्वत का प्रकार वलित पर्वत। क्षेत्र कौन सा दिया है? दक्षिण अमेरिका। पर्वत श्रृंखला का नाम एंडीज। पर्वत का प्रकार वलित पर्वत। उपर्युक्त सूचना में से कितनी पंक्तियां सही सुमेलित है? आपको सही सुमेलन बताना है। तो ब्लॉक पर्वत यानी भ्रंशोथ पर्वत का निर्माण तब होता है जब कोई बड़ा भाग विघटित होता है तथा विघटित भाग ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाते हैं, तब भ्रंशोथ पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी होर्स कहा जाता है तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणी भ्रंश कहा जाता है। यूरोप, मध्य एशिया नहीं बल्कि यूरोप में राइन घाटी और वोस्टेज पर्वत ऐसी पर्वत प्रणालियों के उदाहरण हैं, यानी सामान्य तौर से ये वलित पर्वत की श्रेणी में नहीं आएगा। हिमालय पर्वत और यूरोप में आल्प्स ऊबड़ खाबड़ उच्चावच और ऊंची शंक्वाकार चोटियों वाले युवा वलित पर्वत हैं और इस प्रकार से कथन 2 सुमेलित नहीं होता, यानी जो आप्स है ये वलित पर्वत की श्रेणी में आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन और रूस में यूराल पर्वत गोलाकार आकृति वाले तथा कम उन्नतांश वाले हैं। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं, अतः युग्म 3 सही सुमेलित है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। वे दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ विस्तृत हैं।
यहाँ नाज़का प्लेट दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे की ओर बढ़ रही है। एंडीज ज्यादातर दक्षिण अमेरिकी प्लेट की चट्टानों से वलित हुए हैं, अतः युग्म 4 सही सुमेलित है। इस प्रकार से इसमें 2 पंक्तियां सही सुमेलित होंगी, तीसरी और चौथी, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज निम्न है। दूसरा है वर्ष भर वर्षण होता है। तीसरा है वर्षण में भिन्नता 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यह किस प्रकार की जलवायु है? आपके ऑप्शन है विषुवतीय जलवायु, चीन प्रकार जलवायु, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु। आपको बताना है कि कौन सी जलवायु है और इसकी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। समुद्र पश्चिम तटीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर भूमध्य सागरीय जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र हैं उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट, उत्तरी कैलिफोर्निया, दक्षिण चिली, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यहाँ समुद्री प्रभाव के कारण तापमान मध्यम होते हैं और शीत ऋतु में अपने अक्षांशों की तुलना में कोष्ण होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। वार्षिक और दैनिक तापांतर कम पाया जाता है। वर्ष भर वर्षा होती है, लेकिन यह सर्दियों में अधिक होती है। वर्षण 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच घटती बढ़ती रहती है और इस प्रकार से विकल्प डी इसमें सही हो जाता है, क्योंकि ये समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु का सारे उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, कॉरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? आपके पहला कथन है, यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है। दूसरा है, यह ध्रुवों पर सर्वाधिक है और भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर विद्यमान नहीं होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। चलिए इसकी भी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। इसका नाम फ्रांसीसी गणितज्ञ और इंजीनियर गैस्पार्ड गुस्ताव डी कॉरियोलिस के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पहली बार इसका गणितीय वर्णन किया था। यह उत्तरी गोलार्ध में पवन को दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ देता है। जब पवनों का वेग अधिक होता है तब विक्षेपण भी अधिक होता है, अतः कथन 1 सही हो जाता है। कॉरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के समानुपात में बढ़ता है। यह बल ध्रुवों पर सर्वाधिक और भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर अनुपस्थित होता है। भूमध्य रेखा विषुवत वृत्त पर कॉरियोलिस बल 0 होता है और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती हैं, अतः निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने की बजाय पूरित हो जाता है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं, अतः कथन 2 भी सही हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। सी ऑप्शन इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश या किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? चलिए आपके ऑप्शन देखते हैं। आपके ऑप्शन क्या हैं? आपके ऑप्शन हैं भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुवीय, आर्कटिक वृत्त। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन दिए हैं केवल 1, ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी 2 और 4। चलिए इसके उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं इसकी व्याख्या के माध्यम से। आप जानते हैं कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। उत्तर अयनांत के दौरान भूमध्य रेखा से जितना अधिक उत्तर की ओर बढ़ा जाए उतना ही अधिक सूर्य का प्रकाश मिलता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है।
इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ये सभी स्थितियां विपरीत होती हैं। वहां सर्दी होती है, रातें दिन से बड़ी होती हैं। पृथ्वी की इस स्थिति को उत्तर अयनांत कहते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है, ये कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुवीय आर्कटिक वृत्त के बारे में सही है। और इस प्रकार से विकल्प डी सही हो जाता है। 2 और 4 इसमें सही विकल्प होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और आपका अगला प्रश्न क्या होगा? आपका अगला प्रश्न होगा इस प्रकार से कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है और जिसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस क्षेत्र को द्योतित करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेजन बेसिन, ऑप्शन बी कांगो बेसिन, ऑप्शन सी किकोरी बेसिन, ऑप्शन डी रियो डे ला प्लाटा बेसिन। चलिए इसकी व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा, अगर हम इसकी व्याख्या को सामान्य तौर से देखें तो ब्राजील और इंडोनेशिया के साथ कांगो बेसिन विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि का स्थल है। कांगो बेसिन के पीठ दलदली वन में लगभग 29 बिलियन टन कार्बन संग्रहण करता है जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 3 वर्ष के बराबर है, जबकि इस वर्ष पूरे बेसिन में प्रतिवर्ष लगभग 1.5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। यह बेसिन 6 देशों में विस्तारित है, कैमरून मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी और गैबोन। इस प्रकार से विकल्प बी यहां पर सही हो जाता है, यानी कांगो बेसिन इसका सही उत्तर होगा। तो ये जो प्रश्न थे ये सभी ऐसे प्रश्न थे जो प्रीलिम्स 2024 की आईएएस की परीक्षा में, यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। इनके उत्तर अभी आपको बताए गए हैं और उनके उत्तरों की व्याख्या भी आपको बताई गई है ताकि आपके मन में एक स्पष्टता हो सके कि ज्योग्राफी से संबंधित, भूगोल खंड से संबंधित जो प्रश्न आए हैं उनका सही उत्तर क्या होगा। तो ये हमारी पूरी सीरीज है जो आपके साथ सभी प्रश्नों पर चर्चा कर रही है, उनके उत्तरों को आपके सामने रख रही है। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।